और इस वक्त भोपाल लिए चलते हैं आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान वेबिनार में संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। 81 subject matter experts. Some of the challenges that came across is like universal access to affordable health care and lack of human resource in the health sector, limited private sector investment, and how do we promote private sector investment in health sector, how do we improve the quality of education in health sector. इसी तरह से तकनीकी शिक्षा में हम किस तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएं और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन किस तरह इंप्रूव करें, क्या लिंकेज हो जिससे तकनीकी शिक्षा इंडस्ट्री से जुड़ सके और जो लोग तकनीकी शिक्षा के माध्यमों में पढ़ रहे हो उनको रोजगार के अवसर मिल सके, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह डेवलप करें और किस तरह से हम बिजनेस आइडिया को इंक्यूबेट कर सकें। इसी तरह से हायर एजुकेशन में एक्सेस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर आदमी को एक्सेस किस तरह से हम दिला पाएं और हायर एजुकेशन की क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव कराएं जिससे जो बच्चे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमको रोजगार के अवसर मिल सके। स्कूल शिक्षा में टीचर्स की अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, मिडिल मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। इन चैलेंजेस को सर हमने सभी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को भेजा। कुछ लोगों के सजेशंस पहले से हमारे पास आए, कुछ सजेशन आज इस वर्कशॉप के माध्यम से हमको प्राप्त होंगे। उसके आधार पे हम अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। अगले 3 सालों के लिए क्या हमारे स्ट्रेटजी रोड मैप होगा उसको हम तैयार करेंगे और फिर शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसको हम प्रस्तुत करेंगे। कुल मिला के आज के वेबिनार की ये रूपरेखा है। अब मैं सीएम साहब परमिट करें तो मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री जी हमको मार्गदर्शन करेंगे, उसके आधार पर चर्चा करेंगे। आज नीति आयोग ने कोई प्रेजेंटेशन बनाया वो बाद में आएगा ना? जी सर। तो पहले मैं शुरू करता हूं। आज देश को नई शिक्षा नीति देने वाले, जिसका लंबे समय से देश इंतजार कर रहा था, की संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई शिक्षा नीति की ऐतिहासिक सौगात देने वाले हमारे शिक्षा मंत्री, क्योंकि मानव संसाधन विकास का नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान निशंक जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, नीति आयोग के जिनके सहयोग से हम ये वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, सभी साथीगण और देश भर और दुनिया से भी जुड़े हुए हमारे सभी विषय विशेषज्ञ, उन सबका मैं आज वेबिनार की तीसरी कड़ी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं और चुनौतियों में से भी अवसर को निकालना जानते हैं। उसमें कोविड की चुनौती के बीच उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए मध्य प्रदेश ने यह बीड़ा उठाया कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करेंगे और उस रोड मैप पर चलकर हम अगले 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। और उसी रोड मैप को तैयार करने के लिए हम लोग चर्चारत हैं। पहले हमने भौतिक अधोसंरचना पर चर्चा की, भौतिक अधोसंरचना के बाद फिर हमने गुड गवर्नेंस, सुशासन पर चर्चा की और आज तीसरी कड़ी में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 महत्वपूर्ण अंग। मैं पहले से ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्रों में काफी काम हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, कृषि, कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम करने की अभी जरूरत है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हो,
बहुत वर्षों पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, सा विद्या विमुक्त। इस श्लोक में जो जीवन को आसान बनाए और परलोक में मुक्ति भी दिलाए, एक संपूर्ण शिक्षा की उन्होंने बात कही। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके। अगर भारतीय विचार की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, पीढ़ियों से संचित जो ज्ञान है, इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, वो संचित ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंप देना। ज्ञान देना मैं संक्षिप्त में कहूंगी। लेकिन इससे जुड़ा दूसरा उद्देश्य शिक्षा का कौशल देना। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो इतना कुशल तो हो जाए कि अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए उसको मारे मारे ना फिरना पड़े। उसको दूसरे शब्दों में कहें तो रोजगारोन्मुखी शिक्षा भी हम कह सकते हैं। इतना कौशल हाथ में हो कि अपनी रोजी रोटी, रोजगार वो स्वयं प्राप्त कर सके। और शिक्षा का तीसरा और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है नागरिकता के संस्कार देना, अच्छे नागरिक तैयार करना, देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी, परोपकारी, जो इंसानियत के गुण होते हैं, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाना। अभी जो भारत सरकार शिक्षा नीति लेके आई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, निशंक जी ने, सामान्यतः इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में सोचकर बनाई गई है। प्रदेश के बारे में भी हम यही सोचें। केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान के अलावा भावी जीवन की तैयारी है शिक्षा। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, असली शिक्षा वह है जो बच्चों को व्हाट टू थिंक के बजाय हाउ टू थिंक सिखाए। कौशल देने की दृष्टि से अगर देखें तो हमारे गांव में कहावत है, कम पढ़ा हर से गया, ज्यादा पढ़ा घर से गया। तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ गया तो मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, हल से गया, हल चलाने से। और ज्यादा पढ़ गया तो वो घर से गया, फिर किसी काम का नहीं रहता। उच्च शिक्षा के बाद नौकरी के अलावा और कुछ बचता नहीं। और इसलिए और नागरिकता के संस्कारों का जहां तक सवाल है, हमको लगता है कि उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। पहले नैतिक शिक्षा जब हम बचपन में पढ़ते थे तब एक पाठ हुआ करता था, किताबी होती थी। बाद में वो नैतिक शिक्षा की किताब भी, विषय भी समाप्त हो गया था। और इसलिए जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके आलोक में, उसके प्रकाश में मैं निशंक जी के सामने प्रकट करना चाहता हूं कि उसको हम ढंग से मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आज हम जब विचार करें तो ये तीनों चीज, एक, हर बच्चा स्कूल जा पाए, कोई बच्चा स्कूल जाए बिना ना रहे। कहीं भी सालत आ गई, बच्चे को कैसे पुनः शिक्षा से जुड़े। इसलिए शिक्षा सबके लिए सर्व सुलभ हो। 1 से लेकर 8 तक तो 100% एक्सेस सुनिश्चित होनी चाहिए। बस्तों के बोझ की बात आती है। पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त प्रकट की गई है, वो बोझ कैसे घटे। कोरोना काल में
प्रदेश ने कोशिश की कि पढ़ाई ना रुके। हमारा घर हमारा विद्यालय की अवधारणा पर भी हमने काम किया है। घरों में बच्चों को पढ़ाने का और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन मैं जब स्कूलों के बारे में सोचता हूं, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, तो एक फैशन बन गया कि हर जगह स्कूल खोल दो। कई जगह इतनी ऐसी जगह स्कूल खोले हैं कि यहां बच्चों की संख्या नगण्य बहुत कम है, और वहां शिक्षा का स्तर भी फिर मेंटेन करना बहुत कठिन होता है, बनाए रखना कठिन होता है। इसलिए क्या हम ऐसी कोई अवधारणा को मूर्त रूप दे सकते हैं कि आजकल गांव में सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बनाई। अच्छा स्कूल हम खोलें और आसपास के 20-25 किलोमीटर दूर के बच्चे बस से आसानी से आ सकते हैं स्कूल में। वहां प्रॉपर सब व्यवस्थाएं स्कूल में हो, टीचिंग स्टाफ हो प्रशिक्षित, लैब हो, लाइब्रेरी हो, वहां बच्चे पढ़ें और शाम को फिर बसों से अपने घर चले जाएं। आखिर प्राइवेट स्कूलों में भी तो बच्चे भेजते हैं, दूर दूर तक बसों में जाते हैं। इस पे हमको विचार करना चाहिए। हमको व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जो बात कही है नई शिक्षा नीति में, कौशल की जो मैं बात कर रहा था, कक्षा 6 से हमको हाथों में कौशल देने का काम प्रारंभ करना है। मैंने देखा है कि कई बच्चे बिना पढ़े लिखे होते थे, लेकिन कोई ना कोई काम सीख लेते थे। बाप से बेटा काम सीख लेता था, लोहार का, कुम्हार का, सुनार का, सुतार का। कई बहुत अच्छे मैकेनिक है, पढ़े नहीं है, लेकिन बचपन से ही गाड़ी कैसे ठीक करते हैं उसमें लग जाते हैं। तो बच्चों का दिमाग बहुत, सीखने की उम्र छोटी उम्र में ही बच्चों को सिखाया जा सकता है। और इसलिए आज ये जो परंपरा बन गई है कि कहीं अगर बच्चों ने टाट पट्टी बिछा ली और सफाई स्वीप कर दी तो हंगामा मचता है मीडिया में, बच्चे सफाई कर रहे थे। बजाय इसके हम काम करना सिखाएं उनको पढ़ाई के साथ साथ। और इसलिए कौशल देने का काम कक्षा 6 से हमको शुरू करना चाहिए। निशंक जी इस पर और प्रकाश डालेंगे। केवल किताबी ज्ञान नहीं, कौशल। और एक दो बात और कही शिक्षा के बारे में। नई शिक्षा नीति में हम संगीत, भाषा, दर्शन, कला, नृत्य, योग, अब योग तो स्वास्थ्य से भी संबंधित है। जी न केवल शरीर स्वस्थ करता है बल्कि मन और बुद्धि को भी ठीक रखता है। इसके लिए भी हमको भविष्य में रणनीति बनानी पड़ेगी। उच्च शिक्षा का जहां तक सवाल है, मैं इस मत कहूं कि हर बच्चा उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त करे। अब तो 10+2 की पद्धति भी बदलेगी, नई शिक्षा नीति आ गई है। स्कूली शिक्षा सब प्राप्त करें, लेकिन महाविद्यालय में शिक्षा तो जो विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं अलग अलग विषयों में, उनके लिए मैं इस विचार का विरोधी हूं कि हर एक को कॉलेज ही भेजें। अगर कोई मास्टर करना चाहता है, किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है, मेडिकल की समझ में आती है, इंजीनियरिंग की शिक्षा समझ में आती है, उच्च शिक्षा में भी जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इतिहास में, अलग अलग विषयों में, सोशल साइंसेज में विशेषज्ञता हासिल करना है तो पढ़ें और स्कूली शिक्षा के बाद फिर काम करें।
इसलिए उच्च शिक्षा फैशन की तरह हर एक कॉलेज जाए, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और हम अपने महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय कैसे बनाएं। खोल तो दिए बहुत से, कई बार पॉपुलर डिमांड रहती है हमारे यहाँ कॉलेज खोलो, कॉलेज खुल जाते हैं, लेकिन वहां शिक्षा का स्तर क्या है? फिर शिक्षा देने वाले जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, और इसलिए कौन शिक्षा दे रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज है टेक्निकल एजुकेशन, लंबा नहीं बोलना है मुझे, तकनीकी शिक्षा अब ये कौशल देने से संबंधित है। अब टेक्निकल एजुकेशन के मामले में भी मैं जब पहले मुख्यमंत्री बना तो टपरों में आईटीआई लगते थे, 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड घिसे पिटे। हमने काफी कुछ बदलने की कोशिश की, आईटीआई के अच्छे भवन बनाए, उपकरण लेके आए, आज की आवश्यकता के हिसाब से ट्रेड हो उसकी हमने व्यवस्था बनाई। हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं भोपाल में, भवन बाद में बनेगा, शिक्षा हमने शुरू कर दी 600 करोड़ रुपए की लागत से सिंगापुर के सहयोग से, जहां 10,000 विद्यार्थियों को हर साल तकनीकी शिक्षा कौशल उनके हाथों में ऐसा है जिसको रोजगार मिले उनको। अभी टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 20% लोगों को जॉब मिलता है, ये ठीक नहीं है। 100% प्लेसमेंट कैसे हो? एक तरफ दक्ष हाथों की जरूरत है, कई कामों के लिए लोग नहीं मिलते, और दूसरी तरफ बेरोजगारी है। इसके तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस वक्त वेबिनार चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रख रहे हैं। शिक्षा को लेकर खासतौर से क्या मॉडल होना चाहिए, क्या जो बदलाव हैं वो होने चाहिए, स्कूलों का स्तर क्या होना चाहिए, कॉलेज अगर बने तो वहां पर कौन से छात्र एडमिशन लें, इन तमाम विचारों के साथ इस वक्त संबोधित करें शिवराज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।